नमस्कार, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अर्पिता। बिहार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। और दर्शकों, मैं हूं दिव्या और आप सभी दर्शकों का हमारे इस खास मॉर्निंग शो बिहार में बहुत बहुत स्वागत है। अर्पिता, हर रोज की भांति जैसे कि आप कविताएं लिखती हैं, पढ़ती हैं, तो आज भी हम उम्मीद करते हैं आपने जरूर कुछ लिखा ही होगा, तो जरूर पेश कीजिए दर्शकों के सामने। तुमको निराश नहीं करूंगी दिव्या मैं, और तमाम दर्शकों को इस सुबह में मैं जो बातें कहना चाहती हूँ वो बहुत दिल से मैंने लिखी हैं, तो जरा गौर फरमाइएगा। न थकना है न रुकना है, न थकना है न रुकना है, न टूटना है न झुकना है, अब बस पाना है मंजिल को, आगे बढ़ना है और ख्वाबों को जीना है। जी बिल्कुल अर्पिता, देखा जाए तो जीवन भी इसी का नाम है। हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानी आती हैं, हमें उसे एक पड़ाव मानकर, एक स्टेज मानकर, एक फेज मानकर आगे बढ़ना चाहिए और इन सभी चीज़ों को पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहा जाए तो एक तरह से हमारे पास भी कहानी हो जाएगी आगे चलकर हमारे पोते पोतियों को सुनाने के लिए कि हमने भी अपने जवानी में इतनी सारी परेशानियों को झेला था। बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल ठीक कह रही हो कि जब हम अपने वक्त को जीते हैं, अपने आज को जीते हैं, तो अपने कल के लिए, आने वाले कल के लिए हमारे पास बहुत सारी बातें होती कहने के लिए, बोलने के लिए, लेकिन कल हम तभी लोगों को बहुत सारी अच्छी बातें बता पाएंगे जब हम अपने आज के संबंधों को, आज के अपने रिश्तों को संभाल पाएंगे। और इसीलिए दिव्या, रहीम जी कहते भी हैं कि रूठे सुजन मनाइए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। बिल्कुल अर्पिता, और रहीम ने यह भी कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। यानी कि हमें अपने प्रेम के संबंधों को जोड़ कर रखना चाहिए। हल्की भी दरार पड़ जाती है तो उसे जोड़ना, उसे समेटना अगर हम कर भी लेते हैं, लेकिन एक तरह से इसमें समय लग जाता है, वो फुलफिल करने में टाइम लग जाता है और वो दरार हमेशा बरकरार रहती है। बिल्कुल दिव्या, और इसीलिए रिश्तों को बहुत संभाल के हमें रखना है, बड़े प्यार से रखना है। और इन रिश्तों को संभालने के साथ साथ दिव्या, आज की सुबह में हम क्यों ना अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव थॉट से भर लें और देखते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं कि आज का हमारा अनमोल वचन क्या है। गुलाब को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। महात्मा गांधी। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीरें दिखाएंगे आपको। जी हाँ, अक्सर आपने कई कलाकारों को कैनवास पर अलग अलग तरह के चित्रों को बनाते हुए देखा होगा, लेकिन शायद आपको वैरायटी के बारे में समझ में नहीं आता होगा कि इस आर्ट को कहते क्या हैं। आज हम एक ऐसे दिव्या आर्टिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्हें नदियों से प्रेम है, पहाड़ों से प्रेम है, जिन्हें हरियाली से प्रेम है, और इसी प्रेम को वो अपनी कला में दर्शाते भी हैं। जी हाँ, हम स्वागत करते हैं बिहार में हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, प्रेम शंकर जी का, जो कि चित्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है प्रेम शंकर जी आपका बिहार और सब दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने अपने चित्रों को लेकर जो कलाकारी की है, आपने जो आर्ट बनाया है, उससे जुड़ा एक क्लिप भी आपने तैयार किया है, तो अपने दर्शकों को दिखाते हैं और हम भी देखते हैं कि आपकी कलाकारी आखिर है कैसी। चलिए देखते हैं।
तो प्रेम शंकर जी, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, आपने पहाड़, नदियाँ, बहुत सारी सीनरीज बनाई हैं। तो सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहूँगी कि आपने कई टूल्स का इस्तेमाल किया। नाइफ को देखा आपने, कई जगह हाथों से भी उसे कलर किया है, स्मर्च किया है। तो सबसे पहले उस शैली के बारे में आप बताइए, आपने किस शैली की इस्तेमाल करके पेंटिंग बनाई है और आपने ये कहाँ से सीखा है, और इतना अच्छा, इतनी खूबसूरत जो रंग बिरंगी वो तस्वीर थी, उनके बारे में जानकारी। पहले तो मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूँगा तारीफ़ करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है मैम ना कि जैसे पेंटिंग जैसे बरस से भी करते हैं हम लोग, और कई टूल्स का जैसे आपने जिक्र किया हमसे इस्तेमाल करने का, तो कई बार है कि ना आर्टिस्ट के हाथ के साथ वो बरस भी कभी कभी साथ छोड़ देती है, कि बरस का वो है कि हैंडलिंग जो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, तो कई बार जैसे हमने हाथों का इस्तेमाल करते ताकि मेरी फास्ट कलर हुआ। जब एक्सपर्ट आप हो जाएंगे किसी फील्ड में तो आपके लिए बरस मायने नहीं रखता। आप हैंड पेंटिंग जैसे सुना होगा, थंब पेंटिंग सुना होगा, डिफरेंट टाइप्स की है, तो कलर या ब्रश कोई मायने नहीं रखता। अगर कला का जुनून अगर आप तो किसी माध्यम से भी आर्ट को उकेर के, पहले के ज़माने में अजंता एलोरा टाइम में जो दर्शक जो थे, जो कलाकार थे, वो दीवारों पे वो चौक से लेके वो खड़िया जिसको बोलते थे, वो किसी भी तरीके ईंटे का वो टुकड़ा है उससे वो ड्रॉ कर देते थे, तो लगता था कि बस आर्ट है। तो आज इतनी वैरायटी हो गई सोसाइटी में कि हम ऑयल कलर, वाटर कलर, नाइफ सारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले भी तो कला होती थी। इसलिए एक दायरे बांध के रखना कि हम इसी चीज़ से करेंगे तो आर्टिस्ट बनेंगे तो आसान नहीं, क्योंकि परिस्थिति कभी भी कलाकार के बाध्य कर सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करें तब भी एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, किसी परिस्थिति में अपनी कला को निखेर सकते हैं। बिल्कुल प्रेम शंकर जी, खास तौर पर जो आप लैंडस्केप आर्ट करते जी, हैं, जी। हम इसके बारे में और जानना चाहते हैं कि ये जो आर्ट है ये बाकी आर्ट से अलग कैसे है। जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका मैम। ये क्योंकि जैसे ना, जैसे पोर्ट्रेट करते हैं, जैसे किसी का हूबहू हमने चित्रण बनाया, तो उसमें बहुत सारा वैरायटी नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी को देखा तो मैं बस उसको बना सकता हूँ, उसमें कुछ ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। लैंडस्केप जैसे मैंने कुछ रास्ते में जा रहा हूँ, कभी ट्रेन से या गाँव में कभी घूमा और देखा, तो जो चीज़ मेरे दिमाग में बातें रही वो तो रही, और जो समझ में जाए जिससे नहीं आए कुछ हमको उसमें चेंज करना है, कुछ बदलाव करना है, तब तो वहाँ से क्रिएशन चालू होता है, जिसमें हम नाइफ से, ब्रश से कुछ अलग टेक्सचर देते हैं। जो प्राकृतिक में जो दिखा वो दिखा, और जो मेरे अंदर जो क्रिएशन है वो दोनों मिलकर एक बड़ा बेहतर सा लैंडस्केप बनता है। इसमें वेरिएशन बहुत है। प्राकृतिक चित्रण में हम कुछ बदल सकते हैं, जैसे माना गया है कि इंद्रधनुष में 7 कलर्स हैं, 7 कलर हैं। तो जैसे पोर्ट्रेट करते हैं तो जनरली हम 1, 2 कलर, 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं। लैंडस्केप में पूरा वेरिएशन है, क्योंकि 7 कलर का मेरे पेंटिंगों पे प्रभाव दिखता है, मेरा ऐसा मानना। तो ये सतरंगी दुनिया बहुत बिल्कुल, खूबसूरत है बिल्कुल, चित्रकारी बिल्कुल, की, और इस खूबसूरती में मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी जी, कि लैंडस्केप आर्ट में कहा जाता है कि इसमें किसी मनुष्य का चित्र नहीं होगा, किसी पशु पक्षी का चित्र नहीं होगा, इसमें प्रकृति का चित्र होगा, जहाँ पहाड़, नदियाँ, ऐसे झोपड़ियाँ दिखाई जाएंगी। क्या ये सच है कि इस आर्ट में बाकी चीज़ों को नहीं रखा जाता है, या ऐसे मुझे गलतफहमी है? नहीं मैम, गलतफहमी नहीं है। अच्छा, ये पोर्ट्रेट जैसे हुआ किसी का फेस बनाया तो, लेकिन लैंडस्केप तो होगा ना। जैसे गांव का सीन मैंने देखा, पहाड़ पे देखे, कई बार ट्रेन से हम गुजरते हैं, दूर की चीज़ें दिखती है, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो पहाड़ पे चढ़ रही हैं, या छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। तो लैंडस्केप का तो ये पार्ट है कि ह्यूमन को छोटा या बड़ा कहीं दिखा सकते हैं, कि गाँव की विलेज महिलाएं हैं, कोई मतलब घड़ा लेके जा रही हैं, तो और तो बड़ा अच्छा वेरिएशन है। फोकस प्रकृति पर रहता है। लैंडस्केप के साथ साथ ह्यूमन बींग्स को उसमें दिखाया, दोनों को, क्योंकि प्राकृतिक के साथ मेरा रिलेशन है, हम प्राकृतिक से ही तो जुड़े हैं। प्रेम शंकर जी, आप खास करके लैंडस्केप ही बनाते हैं या फिर और भी कई पेंटिंग्स बनाते हैं? क्योंकि जैसा कि हमने आपकी वीडियो क्लिप में देखा, आपने एक बुद्धा की पेंटिंग बनाई थी, लॉर्ड बुद्धा की, तो उसके बारे में ये बताइए कि आप लैंडस्केप के अलावा और क्या कुछ बनाते हैं? जस्ट लाइक मैं बताना चाहूँगा मैम कि मैंने लखनऊ से MFA किया था, और मैं स्पेशलाइजेशन मेरा है, तो लैंडस्केप में ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। इसके मतलब विशेषज्ञ हैं लैंडस्केप के, ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट इसमें है। तो रंगों का इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे कि पहले ज़माने में मैंने आपसे जिक्र किया था पहले भी, अभी कुछ देर पहले, कि पत्तों के हम लोग रंग निकाल देते थे, या फिर सिंदूर का रंग हो गया तो उनसे ही हम पेंटिंग करते थे। अब तो कई वैरायटीज़ आ गई हैं, जैसे वाटर कलर हो गया, वैरायटी ऑफ कलर्स आ गए हैं। तो इस पर आप बताना चाहेंगे? अब ये बताना चाहेंगे मैम कि आज का जो बदलाव है, आज का जो परिवेश है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मॉडर्न युग में आ गए हैं। पहले के जो आर्टिस्ट थे वो हल्दी को ऐसे पीस कर उससे पीला पीला कलर निकाल लिया, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही। ग्रीन पत्तों को पीस के ग्रीन कलर निकाल लिया। आलता रंग जो आप लोग जानती हैं, गांव में जो महिलाएं पैर रंगती हैं, वो आलता रंग को रेड का इस्तेमाल कर लिया। तो वो चीज़ तो थी, लेकिन अभी इतनी वेरिएशन के बाद भी हम सोचते हैं कि पहले आप एक बार देखें कि पुराने जमाने के कलाकार कैसे स्ट्रगल किया, लेकिन कला को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहुत सारी कमी होने के बावजूद भी अपना वो बेस्ट दिया, जो आज इतिहास बना हुआ है। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी चित्रकारी कहाँ से सीखी है? क्योंकि हमने देखा है चित्रों को देखकर मन ज़रूर कर गया ये जानने का कि एक तो होता है कि कोई चित्रकार चित्र बना रहा है और एक आम चित्र बन गया, लेकिन जब उसमें गहराई दिखती है तो लगता है बहुत दिल से बनाया गया है। तो कहाँ से आपने सीखा? बिल्कुल मैम, मेरा नाम तो प्रेम शंकर ही है, मैं दर्शकों को बार बार आपने बताया भी है। हाँ।
तो नाम के साथ मेरा काम भी है। मुझे लगता है किसी चीज़ में सेटिस्फैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी किसी भी फील्ड में जाए, हम पेरेंट्स लोग को भी कहेंगे, युवा वर्ग को भी कहेंगे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, हर फील्ड में माता पिता को भी उनके दिल को समझना चाहिए। आज का परिवेश जो है, हम बच्चों पे बोलते हैं कि आपको ये बनना है, लेकिन आप क्यों बनाना चाहते हैं जो आप बनना चाहते हैं? उनकी एक अलग छवि है, हमारी सोच अलग छवि है, बच्चे की अलग छवि है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो उनके मन को, भाव को समझिए, है ना। और जब तक दिल से आप नहीं करेंगे, जब तक कोई काम परफेक्ट नहीं कर पाएंगे। कोर्स कहाँ से किया है? मैंने एक्चुअली BFA पटना यूनिवर्सिटी से किया है, लखनऊ से मास्टर डिग्री किया है, और वहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन मेरा लैंडस्केप से ही था। आपने माता पिता का जिक्र किया, तो हम यह भी जानना चाहेंगे, एक तो ये प्रोफेशन ही अपने आप में यूनिक है, तो आपके परिवार का कितना सहयोग रहा है और कैसे आपको सहयोग दिया गया और आपको मोटिवेट किया गया कि इसी में करियर बनाओ? मैं तो दर्शकों से कहना चाहूँगा, पेरेंट्स से भी, कि माता पिता की जो डांट है, उनकी प्यार जो है, उसको सबसे बड़ी चीज़ है। ये सब परवरिश का, संस्कार का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माँ पिताजी से सबसे बड़ा अच्छा कोई आपका दोस्त नहीं हो सकता। मेरा मानना है, मैम कहना चाहूँगा दिव्या मैम एक, कि मतलब बचपन की बातें याद हो गई जब, जैसा कि मैम ने सवाल हमसे पूछ लिया। मेरे पिताजी बोलते थे, बार बार मुझे कॉलेज से भेजा जाता था कि आर्ट कंपटीशन, यूथ फेस्टिवल, BIT सिंदरी, ईस्ट जोन फेस्टिवल, कई जगह अवार्ड के लिए मैं गया था। तो अक्सर वो बोला करते थे कि बार बार आप ही क्यों जाते हैं, और भी तो बच्चे हैं। लेकिन उनका जो गुस्सा दिखता था कि बार बार, क्योंकि पैसे बहुत खर्च होते थे। पेंटिंग जिससे बहुत इसमें मेहनत है, बहुत पैसे खर्च होते हैं आर्ट फील्ड में आने के लिए। तो उनको ये लगता था कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है। घर को मैं पूरा बिखेर देता था, कलर से, ब्रश से बिखेर देता था। लेकिन वो उनका जो गुस्सा था, लेकिन सुबह वो ठंड, मतलब गुस्सा जो था वो कम पड़ जाता था, कि मेरे जीतने से और मेरे आने से पहले पूरे मोहल्ले को पता होता था कि मैं जीत के आया हूँ। तो और पूरे ऑफिस में वो पेपर बांट देते थे, एक पेपर नहीं लेने के बदले 6 पेपर लेते थे, और पूरे फैमिली को ऑफिस से बांट दे। मेरे बेटे का आज अखबार में इंटरव्यू आया। तो ये लगता है पापा का जो गुस्सा था, वो सुबह का प्यार भी दिखता था। इसलिए बच्चों से आज कहेंगे, आपकी माँ बाप की डांट को आप उसको गलत न समझना था, उसमें प्यार छिपा। आपको चाहते हैं कि आप ऐसे बने कि जो उनका नाम हो और आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो। बिल्कुल, तो अच्छे कोई दोस्त आपके अपनों का साथ हो और मनपसंद करियर हो, तो आप बुलंदियां छू ही लेते हैं। अब प्रेम शंकर जी, कहाँ कहाँ आपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, अनुभव कैसा रहा है? हाँ, बहुत जगह हिस्सा लिया मैम। कल ही युवा उत्सव था नालंदा जिला में, वहाँ पे मैं जज के रूप में गया था। BIT सिंदरी जोन फेस्टिवल, इलाहाबाद, दिल्ली, ये सब जगह मैं एग्जीबिशन में भी गया हूँ और जजमेंट भी किया। अच्छा, करियर के रूप में अगर कोई इसे चूज करना चाहे, क्योंकि चित्रकारी के बारे में लोग यही आम राय रखते हैं कि ये तो शौक की चीज़ है। लोगों को लगता है एज अ प्रोफेशन आप चित्रकारी को नहीं अपना सकते हैं, लेकिन हमें आपसे बातचीत करके पूरा अनुभव हो चुका है कि चित्रकार भी प्रोफेशनली काम कर सकता है। तो इसके बारे में हमारे युवाओं को बताइए थोड़ा। मैं तो ये कहूँगा कि युवा वर्ग जो हैं या पेरेंट्स, दोनों के लिए मैं एक मैसेज देता हूँ कि आप बच्चों को समझिए। और जैसा कि मैम ने कहा, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि इसमें करियर क्यों नहीं है? अदर फील्ड में भी है, नौकरी है, इसमें भी नौकरी है। आप लेक्चरर बन सकते हैं, बड़े आर्टिस्ट बन सकते हैं, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, इतने बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं, क्रिकेटर हैं, सिंगर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। सब लोग अदर फील्ड से ही तो हैं, जनरल फील्ड से अलग है। और सब लोग एक ही जैसे बनेंगे तो कैसे हो सकता है? सबका अलग अलग सोच, अलग अलग हैंड राइटिंग, अलग अलग सोच। तो एक जैसा बनने की तो हम सोच ही नहीं सकते। हम क्यों अपना के अस्तित्व न बनाएं कि मुझे लगे कि मैं ये हूँ, है ना। सबकी अलग अलग पहचान होनी चाहिए, एक अपना रोल होना चाहिए। फिर मेरा आना, मेरा जाना इस दुनिया से फिर कैसे कहेंगे? तो सबकी अलग अलग व्यक्तित्व होनी चाहिए। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने इसमें शिक्षा ली है, तो जैसा हम बताते, कोई भी बच्चा जन्म लेता है, वो स्टार्टिंग से इसको हाथ में क्रेयॉन्स, कलर पेंसिल दे दिया जाता है, तो वो बचपन से ही सीनरी बनाता है, या फिर हम भी बनाया करते थे। लेकिन एक शिक्षा लेना और इस प्रोफेशन में एंटर करना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो शिक्षा लेना कितना इम्पॉर्टेंट है किसी भी, मतलब एक नॉर्मल कलाकार को एक प्रोफेशनल कलाकार बनने के लिए शिक्षा लेकर कितना इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बताइए आप। जी मैम, उसके बारे में क्या है ना, जैसे बच्चे से बहुत सारे आप देखे होंगे आर्टिस्ट को रोड पे कि बहुत सारे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं, आपको बैठाएंगे 5 मिनट का अंदर स्केच कर देंगे। तो जस्ट लाइक वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन एजुकेशन कॉलेज का जो डिग्री का वो अलग ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कला के पुरानी चीज़ों को, आज की चीज़ों को आप जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो करेंगे और आप जो करेंगे, दूसरों में बदलाव होगा। वो बस पिक्चर अच्छी बनाएंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो आर्ट कॉलेज में नहीं पढ़े, वो सुंदर आकृति बनाते हैं, लेकिन जो पढ़ाई के बाद एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, या डॉक्टर हैं, अदर फील्ड्स के लिए एजुकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप बनाएंगे ना, उसके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा, उसके पीछे का जो रूप होगा वो सारा दर्शाएंगे। जस्ट लाइक खूबसूरत एक पेंटिंग होना बहुत बड़ी पेंटिंग नहीं है, उसके थॉट्स, उसके क्रिएशन को सब चीज होना चाहिए। जैसा कि अर्पिता मैंने कहा था, भविष्य लिखने के लिए हमें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो प्रेम शंकर जी, अगला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूंगी, जैसे आपने अभी बातचीत में कहा कि शिक्षा दीक्षा इसलिए जरूरी है ताकि इसको प्रोफेशनली अपनाया भी जा सके और बेहतर जानकारी भी ली जा सके। आपसे जानेंगे, पहले की तुलना में आज का जो दौर है चित्रकारी का, कितना बदला है, चैलेंजेस क्या हैं आप देखते हैं?
अभी क्या है मैम कि पहले जैसे मोनालिसा की पेंटिंग आपने सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था, और काफ़ी आर्टिस्ट वो अब आज भी इतिहास में वो उनका बहुत सारा वो पोर्ट्रेट है लियोनार्डो दा विंची, पिकासो का। लेकिन आज के आर्टिस्ट का बदलाव हो गया। पहले के अगर पेंटिंगों को अगर हम कॉपी करते हैं तो वो जस्ट लाइक कॉपी हो गया। तो आपने क्या किया? तो आज का जनरेशन जो है बस स्ट्रैक्ट आर्ट बोल रहे हैं, मॉडर्न आर्ट। तो आम आदमी बोलते हैं कि मॉडर्न आर्ट किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते, क्योंकि आपको वो सुंदर सुंदर पेंटिंग अभी दिमाग में बसा हुआ, तो उससे आपको दूर हटना पड़ेगा और आज के समय में कदम से कदम मिला के कलाकारों की भावना को समझना पड़ेगा। जैसे कोई अक्षर लिखते थे बचपन में, तो ABC को लिखा तो साफ साफ लिखते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की राइटिंग देखेंगे तो वो ऐसे लिखते तो बोलते हैं आम आदमी की समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है ना, जब आप बड़े होंगे तो आपका वो स्टाइल वर्क का बदलेगा। तो पहले से बेहतर है कि आजकल लोग उस फॉर्म को तोड़ रहे हैं, उस कला को बदल रहे हैं, कि आज इसीलिए मॉडर्न आर्ट का एक विस्तार हुआ कि रियलिस्टिक को छोड़ के जो कैमरे जैसे वो खींचते हैं, और हम भी वही काम करें जो कैमरा का काम है ना, जो मशीन कर रहा है वो एक कलाकार काम करता है। तो मशीन में और हम में अंतर नहीं है। तो हम एक इंसान है, हम जो बनाए तो कैमरे से अलग होना चाहिए। जिसने वो कैमरे से जो तस्वीर खींची गई वो भी वैसे खींचेगा। तो हमारा इंसान होने का क्या रोल है? तो हम जो मशीन ना करें वो हम करें, ये अलग होना चाहिए। तो बहुत अच्छी तरीके से आपने चित्रकला को समझाया, यानी कि हमें अपने मतलब टैलेंट को उभारना चाहिए और बहुत अच्छे से इस पे काम करना चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चित्रकला को एक अलग मायने से हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए और समझाने के लिए इतने डिटेल में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेमशंकर जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुबह की बेला है, एक कप चाय, अखबार और प्यारी सी संगीत हमारे दिन को बना देती है। और खासकर अश्विन का महीना है, शारदीय नवरात्रा की शुरुआत होने वाली है, माँ दुर्गा का आगमन होने वाला है। तो अर्पिता, आपसे जानना चाहूंगी, इस पूरे 9 दिन की जो फेस्ट होती है, इसमें आपके लिए सबसे खास क्या होता है? दिव्या, सच बताऊं तो ये 9 दिन बहुत भक्तिमय रहते हैं, और ना चाहते हुए भी हम थोड़ा सा वक्त पूजा पाठ के लिए निकाल लेते हैं। मन में एक अलग सी शांति होती है, एक अच्छी अनुभूति होती है, और मन करता है कि कुछ वक्त भजन सुना जाए और अपने आसपास जो तमाम पंडाल लगे होते हैं वहाँ जाएं, दर्शन करें, माँ अम्बे के पूजा पाठ करें। तो ये पूरे 9 दिन अपने आप में बहुत खूबसूरती से बीत जाते हैं। 9 दिन हर गली चौक चौराहे पर आपको माँ दुर्गा के भजन ही सुनने को मिलते हैं। और हम ज़रूर चाहेंगे कि बिहार बिहान का आपका खास ये जो कार्यक्रम है, आपके लिए ज़रूर ही स्पेशल सॉन्ग्स लेकर आए, स्पेशल प्रस्तुति लेकर आए। बिल्कुल। इसके लिए हमारे साथ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है रामकृष्ण जी, जो कि एक लोक गायक हैं, और आपकी सुबह को खास बनाने के लिए हमारे साथ अभी मौजूद हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। दूरदर्शन बिहार और DD बिहार बिहान के कार्यक्रम के जितने दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं लोक गायक रामकृष्ण सिंह आपके सामने भजन और लोकगीतों, जो पारंपरिक लोकगीत है, प्रस्तुत करूंगा। जी बिल्कुल सर। और अश्विन महीना है, माँ दुर्गा की आगमन होने वाली है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत माँ दुर्गा के ही भजन से करना चाहेंगे। तो एक भजन सुना दीजिए प्यारा सा, और शंखनाद कर दीजिए। नवरात्र प्रारंभ होने वाला है और माँ का आह्वान हो रहा है कि आप आइए मेरे घर को रौनक बढ़ाइए। आपके आने से इस आंगन में उल्लास का वातावरण हो जाएगा। तो झूम झूम के इस गाने के माध्यम से भोजपुरी में एक भजन। अरे लिखी भेजिनवता बुलाइब माई के आंगना, झूमी रे झूमिना। लिखी भेजिनवता बुलाइब माई के आंगना, झूमी रे झूमिना। बाजा बजवाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना। बाजा बजवाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना। लिखी भेजिनवता बुलाइब माई के आंगना, झूमी रे झूमिना। बाजा बजवाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना। बाजा बजवाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना। गोबरा से लिपी चौकी चौका पुराइब,
बेलिया चमेलिया के आसनी बिछाइब, गोबरा से लिपि चौकी चौका पुराइब, बेलिया चमेलिया के आसनी बिछाइब, कलसा धराइब गैया घिवा धूप और दिया ना, झूमी रे झूमिना बाजा बजबाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना बाजा बजबाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना। लिखी भेजने वाता बुलाइब माई के आंगना, झूमी रे झूमिना बाजा बजबाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना बाजा बजबाइब दुआरा आंगना, झूमी रे झूमिना। क्या बात है, पूरा माहौल भक्तिमय आपने रामकृष्ण जी कर दिया है। और देखिए दर्शकों, जिस तरीके से ये सीज़न, ये मौसम है कहीं ना कहीं भक्ति भरा, उसी तरीके से बिहार बिहान में भी अब जो माहौल हो गया है भक्तिमय हो चुका है। तो इस कड़ी को हम तोड़ेंगे नहीं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातचीत भी आपसे कर लेते हैं। जिस तरीके से अभी आपने प्रस्तुतियाँ दी, यकीन हो गया है कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा दीक्षा है, काफ़ी संघर्ष किया है आपने। तो क्यों ना बात की जाए आपके जीवन के बारे में, आपने कहाँ से संगीत के बारे में शिक्षा ली, आपके गुरु कौन है, ज़रा अपने बारे में थोड़ा बताइए। संगीत का गुण तो मेरे माँ से आया था। माँ हमारी शौक़ रखती थी गाने की, लेकिन वो अपने ससुराल में उसको पूरा नहीं कर सकी। तो मेरे में ये बचपन से ही ये था, गाने और बजाने का माहौल था। घर में पुलिस डिपार्टमेंट का, तो इजाज़त नहीं मिल रही थी कि आगे ये करना है, जो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो लेकिन जो कलाकार का जो अंदर का कीड़ा होता है वो नहीं, वो छूटा, हाँ रहा। तो वो मेरे अंदर डेवलप करते रहा। कितने भी बाधाएं आई, कितने भी डांट सुने, लेकिन वो मैं करता रहा, चोरी छुप के करता रहा। और इसमें मेरा सहयोग जो दिया है सबसे बड़े मेरे बड़े भैया हैं हरिकृष्ण सिंह जी, बहुत वरिष्ठ कलाकार हैं पटना रंगमंच के। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। पापा मेरे अगेंस्ट थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि ये जॉब करे जाके आगे बढ़ के, लेकिन मेरा मन इसी में रम गया। तो मैं 9th क्लास से मैं स्कूल टाइम में ही, लंच टाइम में बच्चों को, मतलब कि जितने दोस्त थे उन लोगों के साथ मैं बैठ जाता था और अपना एंजॉय करता था गाना बजा के। तो सबसे पहले मैंने कॉन्गो जो होता है वो सीखा मैंने। बगल के ही हमारे घर के नज़दीक ही एक संस्थान थी, शिवलाल नेपाली जी से, अब वो नहीं रहे। तो मैंने फिर ड्रम बजाना शुरू किया, कॉन्गो बजाया, ड्रम बजाया, फिर ढोलक बजाया। रिदम का पूरा ज्ञान मैंने लिया, क्योंकि ताल वाद का जानकारी संगीत में लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैंने 99 से जो है अपना गायन प्रारंभ किया। विधिवत मैंने शिक्षा ली, स्वर्गीय कमलदास किराना घराना के थे, अब वो नहीं रहे, बहुत अच्छे जानकार, बहुत ही गुणी। उनसे मैंने सा क्या होता है, सरगम क्या होता है, संगीत क्या होता है, सारे गमपा क्या होता है, उसके बारे में उनसे मैंने सीखा, उन जानकारी ली, उनकी बारीकियाँ सीखी। धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया। उसके बाद राह में बहुत लोग, गुरु लोग, जितने भी गुरु मिले हैं बहुत ही अच्छे हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है। फिर उनके बाद जब वो गुरुजी नहीं रहे तो मैंने रजनीश जी से कुछ दिनों शिक्षा ली। बहुत ही नामी पटना के शास्त्रीय संगीत गायक हैं, वो बहुत नाम है उनका, तो उनसे कुछ मैंने सीखा। उसके बाद मैंने अपनी विधा को और निखारना चाहा कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए। घर से तो इजाज़त नहीं थी। जब धीरे धीरे इसमें मैं तरक्की करने लगा तो थोड़ा सा घर में माहौल थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा। हाँ चलो ठीक है, अब ये कुछ रास्ते पर है, अब ये कुछ कर सकता है। तो फिर लास्ट में हमने एक अपनी शैली लोकगीत की बनाई, और भारतीय नृत्य कला मंदिर के व्याख्याता हैं श्री मनोरंजन ओझा जी, उनसे मैंने लोकगीत की विधिवत शिक्षा ली कि लोकगीत क्या होता है, उसकी बारीकियाँ क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं। और अभी मैं उस माध्यम से बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अभी भी एक विद्यार्थी हूँ संगीत का। बिल्कुल।
रामकिशन जी, लोकगीतों के बारे में आपसे हम विस्तार से ज़रूर जानेंगे क्योंकि आप उसमें पारंगत भी हैं। लेकिन दिव्या, क्यों ना भक्ति में माहौल को बरकरार रखते हैं और एक भजन और सुन लेते हैं या फिर कोई लोकगीत। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रस्तुतियों का सिलसिला बरकरार रहेगा तो हमारे दर्शक भी कहीं ना कहीं आनंदित महसूस करेंगे। जी जरूर। मंगलवार है तो एक पराती गायन है लोकगीतों की शैली में, पारंपरिक लोकगीतों में, कि सुबह में जो गाया जाता है तो तोता को बोला जा रहा है कि तुम राम राम बोलो और उठो। इस गीत के माध्यम से कि बिहान भैले तोता, कि बिहान भैले तोता, बिहान भैले तोता, राम राम बोला, बिहान भैले तोता, राम राम बोला, बिहार बिहान भैले तोता, राम राम बोला, भोजन शयन करत निसि बीतल, भोजन शयन करत निसि बीतल, कबले लुकई बालोता, राम राम बोला, बिहान भैले तोता, राम राम बोला, बिहार बिहान भैले तोता, राम राम बोला। क्या बात है सर। जैसा कि आपने कहा कि बचपन से आपको इतना सहयोग नहीं मिला, लेकिन कहते हैं कि कला को छुपाए नहीं छुपा सकते हैं, वो किसी भी रास्ते से बाहर आ ही जाता है और लोगों के सामने अपना मुकाम बना ही लेता है। तो सर आपसे फिर ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने लोक गायकी को चुना है अपने करियर के तौर पर, तो आपके जीवन में ऐसी कई कठिनाई आई होंगी या ऐसे कोई भी मोमेंट्स आए होंगे जहाँ आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, तो आपने इसे कैसे निपटा इन सब चीज़ों से? सबसे पहले लोकगीतों की बात आती है तो मन में कि ये लोकगीत क्या होता है, ये तो भोजपुरी, ये शब्द भोजपुरी और लोकगीतों से बहुत के मन में अच्छा वो गाना ये गाना, मन में कुछ बहुत सारे दुष्प्रभाव बढ़ जाते कि नहीं वो भोजपुरी क्या होता है। ये सब जो अभी का वर्तमान जो है परिप्रेक्ष्य में रखें तो बहुत सारे लोग जो भोजपुरी को बहुत ही गंदा मानते हैं, लेकिन मैंने उसे हट के कि नहीं, ये मैंने पारंपरिक लोकगीतों को चुना जो हमारे पूर्वजों गाते रहे हैं, माँ बहनें गाती रही हैं, जो संस्कार हैं, इसमें संस्कार गीत हैं जो एक दूसरे महिलाएं एक दूसरे से सीख रही हैं, जिससे सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक विरासत और जो परंपरा हमारी बनी रहे, कल्चर, ये हमारा जो कल्चर है वो कभी मिटे नहीं। रामकिशन जी, आपने बताया कि आपने काफ़ी विस्तार से इसके बारे में पढ़ाई की है, लोकगीतों के आपने प्रकारों का भी अभी जिक्र किया था, अगर कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए। लोकगीतों में बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे अभी हमने जो गाया वो पराती गायन है जो सुबह में गाया था, और जो देवी गीत मैंने गाया वो भजन हुआ देवी गीत का। तो ये संस्कार गीतों में आते हैं लोग, और उसके बाद पर्व गीत आते हैं, छठ का जो गीत आता है वो पर्व गीतों में आता है, ऋतु गीत आते हैं, और पूर्वी आता है। एक पूर्वी है जो महेंद्र मिश्र जी की रचना, पूर्वी बहुत ही खासियत है, बनारस से कोलकाता तक जितने पूर्वी भाषी क्षेत्र हैं उसमें ये पूर्वी का अंग है। तो एक पूर्वी झूमर आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि मुझे आप घर से अलग रखिए, सासू और ननद की बोली बहुत ही हमको सल रही है, अच्छी नहीं लग रही है। तो ये गाने के माध्यम से महेंद्र मिश्र जी की रचना है, बहुत ही अच्छे भोजपुरी के रचनाकार रहे हैं। पूर्वी झूमर। कि सासू ननदिया मिली, कि सासू ननदिया मिली, कैली झगड़वा कि पिया लेके अलग रहब, नदी के बोलिया ना सुहाए, पिया लेके अलग रहब, नदी के बोलिया ना सुहाए, पिया लेके अलग रहब। तो क्या बोलती है पत्नी अपने पति से कि मुझे इस महल में नहीं रहना, मुझे आप झोपड़ी ही दे दीजिएगा तो मैं रहूंगी। कोठा अटारी हमरा, कोठा हम अटारी हमरा, कुछ ना चाहिए कि पिया लेके अलग रहब, टूटली झोपड़िया बा हमार, पिया लेके अलग रहब,
टूटली झोपड़िया बा हमार पिया लेके अलगे रहब नदी के बोलिया ना सुहाए पिया लेके अलगे रहब। बिल्कुल दिव्या, ये तो बात उन लोकगीतों की है जो हमारी दादियाँ नानियाँ आपस में गुनगुनाती थी, तीज त्योहारों पे मिलकर गाती थी। और इसीलिए शायद लोकगीत कहीं ना कहीं हमारे बिहार की संस्कृति की पहचान भी है, हमारा गर्व भी है। अब चूंकि माहौल दुर्गा पूजा का आने वाला है तो क्यों ना आपसे एक देवी गीत सुन लिया जाए। अगर आपकी तैयारी है तो देवी गीत, नहीं तो जो इच्छा है आप कोई भजन सुनाइए। लोकगीतों के प्रकार में क्योंकि मैंने देवी गीत गा दिया है तो एक भिखारी ठाकुर की रचना है, बहुत बड़े लोकगीतों के वो रचनाकार रहे हैं। बहुत बिल्कुल, भिखारी ठाकुर जी का आपने नाम लिया है तो कौन नहीं सुनना चाहेगा उन्हें। विदेशिया नाटक की उनका एक प्रसंग है कि एक पति छोड़ के चला जाता है, तो उनका बहुत ही एक प्रचलित गीत है। उस नाटक के माध्यम से मैं ये गीत ए सजनी रे ए सजनी पियावा गलन कलकत्तवा ए सजनी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ए सजनी है सजनी है सजनी, ए सजनी है सजनी है सजनी पीवा गैलन कलकत्तवा ए सजनी पीवा गैलन कलकत्तवा ए सजनी, ए सजनी है सजनी है सजनी पीवा गैलन कलकत्तवा ए सजनी पीवा गैलन कलकत्तवा ए सजनी हमारा घोटा तो नहीं खे कनवा भयनवा ए सजनी हमारा घोटा तो नहीं खे कनवा भयनवा ए सजनी चाबत होए मघी पनवा ए सजनी चाबत होए मघी पनवा ए सजनी पीवा गैलन कलकत्तवा ए सजनी। अभी थोड़ा सा समय लोकगीत की हाँ। पूरे विरह को दर्शाया जाता है, अपने इमोशन को बताया जाता है लोकगीत के माध्यम से। मैं तुमसे कहना चाह रही थी कि अभी थोड़ा समय हमारे पास बचा हुआ है तो क्यों ना अपने जो ऐसे युवा हैं जो कलाकार बनना चाहते हैं और इनकी मधुर आवाज़ से ज़रूर वो चाहेंगे कि कला में वो अपना मुकाम बनाए, अपना कुछ नाम बनाए, तो हम चाहेंगे इस बचे हुए समय में क्यों ना आप हमारे युवाओं को संदेश दीजिए कि वो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़े, क्या शिक्षा दीक्षा ले, और एक कलाकार को गायकी के लिए जो रियाज होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में बताइए। बहुत आपने अच्छा सवाल किया है कि रियाज बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। संगीत विधा के जितने कलाकार हैं, जितने भी युवा जो आना चाहते हैं, अभी का जो युग है बहुत ही सांस्कृतिक जो सांगीतिक युवा पीढ़ी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही मॉडर्न की तरफ चले जा रहे हैं। अपनी विरासत जो है, पारंपरिक विरासत है, उसको नहीं सहेज रहे हैं, अपनी परंपरा को भूलते जा रहे हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अपनी लोक परंपरा को जीवित रखें। और हर एक चीज़, संगीत में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे विधाएं हैं, तो उसको अच्छे से बारीकी से परंपरा को बनाए हुए अपनी लोक संस्कृति को बचाते हुए ये कार्य करें और संगीत सीखें। और रियाज तो हर पल रियाज, मतलब कि जो इस विधा में जो भी हैं, जैसे मैं भी हूँ तो हमेशा अभ्यास करता हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कर विद्या है, जितने करेंगे उतने पाएंगे। तो संगीत में रियाज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका आप ठीक से वो प्रदर्शन अपना नहीं कर पाएंगे, अपने गाने का, अपने परफॉर्मेंस का। सर एक छोटा सा सवाल और लेना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आप 9वीं क्लास से ही गायन करते थे, तो यानी मैं मानूँ 2 दशक से आपकी गायकी क्षेत्र में आप रह चुके हैं। तो सर 2 दशक पहले और अभी में क्या फ़र्क आया है, टेक्निकल चेंजेस, तो आप कुछ बताना चाहेंगे? बहुत फ़र्क तो आया है, क्योंकि अब बच्चों में और युवाओं में थोड़ा सा अपने विरासत के प्रति, परंपरा के प्रति जो लोक संस्कृति है, लगाव धीरे धीरे छूटता जा रहा है। आधुनिक युग में हम लोग जी रहे हैं, लेकिन युवा बच्चे अब सब चीज़ फास्ट चाहते हैं, फास्ट फूड की तरह कि जब आज मैं सीखा कल मैं स्टेज करने लगूँ, मैं गाने लगूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और अच्छे से अपना कार्य करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामकृष्ण जी आपका बिहार में आने के लिए, और आपने अपनी मधुर आवाज़ से इस बिहार के कार्यक्रम को संगीतमय बना दिया है, भक्तिमय बना दिया है, और लोकगीतों की जो छटा आपने बांधी है दिव्या, कहीं ना कहीं इन्होंने भिखारी ठाकुर जी का भी जिक्र कर दिया है, तो कहीं ना कहीं हमारे युवा दर्शक पीढ़ी को संदेश भी दिया है कि सिंगिंग के क्षेत्र को फास्ट फूड नहीं समझने को, समय दीजिए तभी आपका करियर इसमें बनेगा। कुल मिलाकर आपने एक अच्छे वक्त को अच्छे से निभाया है और हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी बनाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिहार में आने के लिए, तमाम दर्शकों को, और हमें इतने मधुर भजन सुनाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एड्रेस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमें अपनी बातें कहना चाहते हैं, हम तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए और खुलकर अपनी दिल की बातें हम तक पहुँचाइए। तो हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पिन कोड है 800001। ईमेल है director@ddkpatna@gmail.com। यह आपका दिन खुशनुमा बीते, शुभ बीते। नमस्कार।